हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स से चैप्टर 1 समुच्चय सेट्स की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है समुच्चय का पूरक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो सबसे पहले डेफिनेशन फॉर्म में पढ़ लेते हैं। समुच्चय का पूरक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, इसे कहा जाता है। माना U एक सार्वत्रिक समुच्चय है और A यूनिवर्सल सेट जो हमें दिया गया है उसका एक उप समुच्चय दिया गया है, तब A का पूरक समुच्चय U के उन अवयवों का समुच्चय होता है जो A के अवयव नहीं हैं। उसका पूरक निकालने के लिए यदि हमें A का पूरक ज्ञात करना है तो हम U के उन अवयवों को लिख करके बताएंगे जो A के अवयव नहीं होंगे। तो U में से यदि हम A का मान घटा लेते हैं तो ही A डैश का मान हम ज्ञात कर पाएंगे। मैथमेटिकली A डैश बराबर होता है वे सभी x जहाँ x U के तो अवयव हैं, उन सभी अवयवों का समुच्चय जो U के हैं लेकिन A के नहीं हैं। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू A। इसे हम फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं A डैश इक्वल U माइनस A। जो भी हमें यूनिवर्सल सेट दे रखा है उसमें से हम A को माइनस कर लेते हैं और हमें A का पूरक प्राप्त हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हमने U लिखा है 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं को। A बराबर दिया है 1, 3, 5, 7, 9, तब A डैश का मान बराबर होगा U माइनस A। तो U के उन अवयवों को लिखेंगे जो A में नहीं आ रहे हैं। 1 यहाँ आ रहा है उसे नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे क्योंकि 2 यहाँ नहीं आ रहे हैं, 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा घटाने पर, ऐसे ही 4, 6, 8 और 10। तो ये हो जाता है A डैश का मान। इसी तरीके से सेकंड एग्जाम्पल है, हमें U इक्वल दिया है सह शिक्षा विद्यालय के कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। सह शिक्षा का मतलब होता है जहाँ जिस विद्यालय में लड़के और लड़कियां साथ पढ़ते हैं तो उन्हें सह शिक्षा वाले विद्यालय कहा जाता है। कुछ कन्या विद्यालय ही होते हैं जिनमें केवल लड़कियां ही पढ़ती हैं। तो यहाँ हमें A बराबर दिया है कक्षा 11 की सभी लड़कियों का समुच्चय। U के एक उप समुच्चय को लड़कियों का समुच्चय बनाया गया है। हमें फाइंड आउट करना है A के डैश अर्थात उसके पूरक को। तो बराबर होगा, यदि हम सभी विद्यार्थियों में से लड़कियों को निकाल दें तो क्या बचेंगे, कक्षा 11 के सभी लड़कों का समुच्चय। ये हो जाता है A के कॉम्प्लीमेंट का मान। अब पूरकों से ही संबंधित कुछ गुणधर्म हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं कॉम्प्लीमेंट की, उन्हें भी पढ़ लें। पहली प्रॉपर्टी होती है पूरक नियम। यदि हम A और उसके पूरक का यूनियन फाइंड आउट करें तो वह यूनियन यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है, सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर होता है। यदि A और A डैश का इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसका मान फाई के बराबर होता है। इन दोनों में कभी भी कोई उभयनिष्ठ अवयव उपस्थित नहीं होते हैं। सेकंड लॉ होता है डी मॉर्गन्स नियम, ये इंपॉर्टेंट लॉ है। फर्स्ट पार्ट होता है, यदि हमें A यूनियन B का होल डैश फाइंड आउट करना है तो वह इक्वल आएगा A का डैश, जहाँ यूनियन है उसे बदल करके इंटरसेक्शन लिखेंगे और B के ऊपर डैश। इसी तरीके से A इंटरसेक्शन B का होल डैश निकालना है तो A का डैश, इंटरसेक्शन को बदल करके यूनियन लिखेंगे और फिर B का डैश। थर्ड होता है द्विपूरक नियम। यदि हम एक समुच्चय का 2 बार पूरक निकाल रहे हैं अर्थात A डैश का भी डैश निकाल रहे हैं तो वह A के बराबर होता है। और फोर्थ नियम है फाई और U का नियम। यदि हम फाई का डैश निकालें, फाई का डैश मतलब रिक्त समुच्चय, यदि हम U में से फाई को घटाएंगे तो U ही बच जाएंगे। और U का डैश अगर निकालना है तो U का डैश बराबर होगा U माइनस U, और जब U में से U हटा रहे हैं तो कोई अवयव वहाँ नहीं बच रहे होंगे, इसीलिए यहाँ रिक्त समुच्चय लिख करके बताएंगे। अब समुच्चय के पूरक पर आधारित ही आपकी एक्सरसाइज 1.5 दे रखी है NCERT टेक्स्ट बुक में, तो उसे भी आज हम यहीं कवर कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए U बराबर 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं, A बराबर 1 से 4 तक की संख्याएं, B बराबर 2, 4, 6, 8 और C बराबर 3, 4, 5, 6 ये समुच्चय दिए गए हैं। तो हमें ज्ञात करके बताना है सबसे पहले A का कॉम्प्लीमेंट, A का पूरक। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग A डैश इक्वल होंगे U माइनस A।
u की जगह u का मान लगाएं, बीच में माइनस और a की जगह हम a का मान लगा लें। अब इन्हें घटा करके बताना है। जैसे कि आप दो समुच्चयों का अंतर करना सीख चुके हैं। 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3, 4 से 4। यहाँ अवयव बच रहे होंगे 5, 6, 7, 8 और 9। इसी तरीके से b डैश निकालना है, u माइनस b, u की जगह u का मान माइनस b की जगह v का मान। फिर से देखें आप, 1 नहीं कट रहे हैं क्योंकि 1 नहीं आ रहे हैं, 1 बचाएंगे, 2 कट जाएगा, 3 बचेगा, 4 भी कट जाएगा, 5 बचाएंगे, 6 से 6 कट जाएगा, 7 बचाएंगे, 8 से 8 कट जाएगा और 9 यहाँ बचा लेंगे। ए यूनियन सी का होल डैश ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम ए यूनियन सी फाइंड आउट करके बताएं। ए की जगह ए का मान, यूनियन सी की जगह सी का मान, इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो 1, 2, 3, 4। अब 3, 4 हम पहले ही लिख चुके हैं तो 5 और 6 को यहाँ और सम्मिलित कर लेंगे। अब इनका डैश निकालना है तो u में से इस वाले आंसर को हम घटा लेंगे। u की जगह u का मान लगा लिया और a यूनियन c की जगह a यूनियन c का मान, और जो मान यहाँ कट सकते थे उन मानों को यहाँ से हटा देंगे, बाकी जो बच रहे हैं उन्हें आंसर में लिख करके बता देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट है a यूनियन b का होल डैश। फिर से a यूनियन b हम फाइंड आउट करेंगे और उसका डैश निकालने के लिए u के मान में से उसे घटा करके बताएंगे, जो भी आपको आंसर मिल रहा होगा। नेक्स्ट पार्ट है a डैश का होल डैश। सबसे पहले a डैश का होल डैश याद करने के लिए फॉर्मूला वही। अब यहाँ a का काम a डैश कर रहे होंगे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग u माइनस a होता है, तो a की जगह अब हम यहाँ a डैश लिख करके चलेंगे। और a डैश का मान हम अपने पार्ट नंबर 1 में फाइंड आउट कर चुके हैं, तो u की जगह u का मान और a डैश की जगह a डैश का मान फिर से सॉल्व करके आपको a डबल डैश की वैल्यू पता चल जाएगी। और अब साथ ही यह भी ध्यान देंगे, a डबल डैश का मान 1, 2, 3, 4 आ रहा है, जो कि a के ही मान को प्रदर्शित कर रहा है। यदि a के मान को आप क्वेश्चन में देखें तो वह भी 1, 2, 3, 4 ही है। तो जो हमने पीछे प्रॉपर्टी अभी पढ़ी कि a डैश का होल डैश a के ही बराबर होता है, वह बिल्कुल सही है। एक एग्जाम्पल की मदद से भी हम मान सकते हैं कि ये हमने वेरिफिकेशन कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट है b माइनस सी का होल डैश। तो सबसे पहले b माइनस सी निकालेंगे, b की जगह b का मान, c की जगह c का मान। जो भी मान बच रहे थे वो हमने यहाँ लिख लिए हैं, 4, 6 यहाँ कैंसिल हो गए और 2, 8 यहाँ बच जाएंगे। b माइनस सी का होल डैश निकालने के लिए u में से इनके आंसर को घटाना पड़ेगा। फिर से जो मान बच रहे होंगे उन्हें हम आंसर में लिख करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि u बराबर एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात करने हैं। a बराबर a b c, जब इनका पूरक निकालेंगे तो फॉर्मूला u माइनस a, u का मान भी पता है और a का मान भी पता है, फिर से घटा करके बताना है तो a b c कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो भी अवयव बच रहे हैं उन्हें हम आंसर में लिख लेंगे। b का डैश निकालना है तो u माइनस b, फिर से u का मान और v का मान, तो जो भी मान यहाँ बच रहे हैं a b c बच रहे हैं, d e f g कैंसिल हो जाएंगे और h यहाँ फिर से बच जाएगा। c का डैश निकालना है तो u माइनस c और d का डैश निकालना है तो u माइनस d फाइंड आउट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात करके बताइए। फर्स्ट पार्ट दिया है वे सभी x जहाँ x एक प्राकृत सम संख्या है, उसका कॉम्प्लीमेंट, उसका पूरक हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ यह मान बराबर आएगा। प्राकृतिक सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 2, 4, 6, 8, इसी तरीके से आगे हम चलते जाएंगे इसी पैटर्न पर। इसका पूरक हमें निकालना है। तो यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसी तरीके से सारी संख्याओं में से 2, 4, 6, 8 आगे तक इन्हीं संख्याओं को लेते हुए घटा लें तो हमारे पास बचेंगे 1, 3, 5, 7 विषम संख्याएं बच रही होंगी। अब फिर से जो हमें समुच्चय दिया गया है, यदि वह हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है, तो हमें आंसर भी समुच्चय निर्माण रूप में ही लिखना होता है। यदि क्वेश्चन हमें रोस्टर फॉर्म में दिया गया है तो आंसर को भी हम रोस्टर फॉर्म में ही लिख करके बताते हैं। तो यहाँ प्राकृतिक संख्या, तो यहाँ इन्हें प्राकृतिक यदि संख्याओं में से घटाया जाए तो यहाँ बच जाएंगी प्राकृत विषम संख्या। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट है x एक प्राकृत विषम संख्या है। अब फिर से यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में से विषम संख्याओं को घटाएंगे, विषम संख्याएं होती हैं 1, 3, 5, 7, यदि प्राकृतिक संख्याओं में से इन्हें घटाएंगे तो 2, 4, 6, 8 बच रहे होंगे, अर्थात प्राकृत सम संख्याएं इनके कॉम्प्लीमेंट का काम कर रही होंगी। नेक्स्ट पार्ट है x संख्या 3 का एक धन गुणज है।
तो यदि हम सारी की सारी प्राकृतिक संख्याओं में से 3 के गुणज को बाहर निकाल दें तो आंसर में हम लिखेंगे x वे प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 3 का गुणज नहीं है। कॉम्प्लीमेंट में नहीं लगा करके लिखा जाता है, तो पहले वह 3 के गुणज दे रखे थे, अब लिखेंगे वह 3 के गुणज नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट है x एक अभाज्य संख्या है, तो फिर से अभाज्य संख्या का कॉम्प्लीमेंट लगाना है, तो नहीं लगा करके बताएंगे। तो x वे प्राकृतिक संख्या जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। या फिर हम दूसरी तरीके से इन्हें कह सकते हैं, यदि हम अभाज्य संख्याओं को यहाँ से निकाल देते हैं तो हमारे पास मान बचेंगे 1, 4, 6, 8, 9, 10 इस तरीके के मान। तो वे सभी मानों को हम लिख सकते हैं वे सभी संख्याएं जो प्राकृत भाज्य संख्याएं हैं। अब भाज्य संख्याओं में वे सारी संख्याएं आ जाएंगी जो अभाज्य नहीं है, लेकिन वहाँ एक रह जाएगा, क्योंकि एक ना तो अभाज्य ही होता है और ना ही भाज्य होता है। इसीलिए हम साथ में एक लाइन और जोड़ देंगे कि या तो वह भाज्य संख्या है या फिर x का मान 1 के बराबर है। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट है वे सभी x जो 3 और 5 से विभाज्य हो जाती हैं, उन सारी संख्याओं का समुच्चय बनाया है। अब जो 3 और 5 दोनों से कट रही हैं तो इसका मतलब है वह इन दोनों के LCM 15 से भी पूर्णतः डिवाइड हो रही होंगी, तो इसीलिए हम इन्हें बदल करके लिख सकते हैं 15 से विभाजित होने वाली संख्या को प्रदर्शित करने वाला समुच्चय। अब यदि इसका विपरीत लिखना है तो इसमें नहीं लगाना पड़ेगा, तो इसीलिए इनके कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे वे सभी x जहाँ x एक प्राकृतिक संख्या है और 15 से विभाज्य नहीं है। या फिर हम इसका कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी लिख करके बता सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट लाइन दी गई थी। फर्स्ट लाइन में दे रखा था कि वह 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं, तो अब हम लिख करके बताएंगे वे सभी प्राकृतिक संख्या जो 3 या 5 से विभाज्य नहीं है। जो 3 से कटने वाली हैं उन्हें भी नहीं लेना है कॉम्प्लीमेंट में, और जो 5 से कटने वाली हैं उन्हें भी नहीं लेना है इनके कॉम्प्लीमेंट में। नेक्स्ट पार्ट है वे सभी x जहाँ x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो नहीं लगा करके लिखेंगे, तो वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी तरीके से घन संख्याओं के लिए लिखेंगे जो पूर्ण घन संख्या नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है वे सभी x जहाँ x में 5 जोड़ने पर 8 आंसर आ जाता है। अब यहाँ केवल आंसर में हमें प्राकृतिक संख्याएं ही दे रखी हैं। यदि हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करें तो 5 को पक्षांतर करने पर माइनस में जाएगा और 8 से 5 घटा लेने पर हमें x का मान 3 बचेगा। तो 3 का कॉम्प्लीमेंट यदि हम यूनिवर्सल सेट अर्थात प्राकृतिक संख्याओं में से 3 को बाहर निकाल दें तो हमारे पास आंसर बचेगा सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 3 के बराबर नहीं है। केवल 3 को छोड़ देना है, बाकी सभी हमें आंसर में लिख लेनी है। नेक्स्ट पार्ट है वे सभी x जहाँ 2x + 5 का मान 9 के बराबर है। फिर से इन्हें हल करेंगे, 5 का पक्षांतर करने पर यहाँ बचेंगे 4 और 2 का भाग करने पर x बराबर 2। फिर से वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ केवल 2 संख्या आ रही है और यहाँ लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट में उसे छोड़ते हुए, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है वे सभी x जहाँ x 7 से बड़े या 7 के बराबर हैं। तो 7 से बड़े और 7 के बराबर अर्थात 7 से लेकर के अनंत तक के मानों का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हमें केवल 7 से छोटे मान मिलेंगे, मतलब 1 से 6 तक के मान मिलेंगे। तो इसे हम फिर से सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिख करके बताएंगे, समुच्चय निर्माण रूप में ही। वे सभी x जहाँ x 7 से छोटे हैं, तो 7 से छोटे में 1 से 6 तक के सभी मान आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिनके लिए 2x + 1 का मान 10 से बड़ा हो। यदि आप इसे हल करेंगे तो 1 का पक्षांतर करने पर यहाँ 9 बचेगा और 2 का भाग करने पर 9/2। तो यहाँ हल करके हमें मिलेगा x का मान 9/2 है। इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। जब भी इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इनके चिन्ह को बदल देंगे, और यदि बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो बराबर का चिन्ह नहीं लगाते हैं, और यदि चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो लगा करके बताते हैं। जैसे कि इस केस में ग्रेटर को हमने लेस देन कर लिया, इक्वल लगा रखे थे तो यहाँ नहीं लगाएंगे। इस केस में यहाँ ग्रेटर देन था, इसे लेस देन में चेंज कर देंगे, और यहाँ बराबर नहीं थे तो यहाँ बराबर लगा करके बताएंगे। अब 9/2 से छोटे या उसके बराबर प्राकृतिक संख्याओं के मान में हमें क्या क्या मिलेगा, इन्हें भाग करने पर 4.5 मिलता है। तो 4.5 से छोटे मान प्राकृतिक संख्याओं में होते हैं 1, 2, 3, 4। आप इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख करके बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि यूनिवर्सल सेट में 1 से 9 तक की संख्याएं a बराबर 2, 4, 6, 8, b बराबर 2, 3, 5, 7 तो सत्यापित करके बताना है डी मॉर्गन वाले नियम को, जिसमें हमने पढ़ा a यूनियन b का होल डैश इक्वल होता है a डैश इंटरसेक्शन
बी डैश के। तो सबसे पहले हम ए डैश की ज़रूरत यहाँ पड़ने वाली है, बी डैश की ज़रूरत पड़ने वाली है और ए यूनियन बी की ज़रूरत पड़ने वाली है। उन सभी मानों को निकाल लें। ए डैश निकालेंगे तो यू में से ए के मान को घटा देंगे, तो यहाँ 2 4 6 हाथ को हटा करके जो भी मान यहाँ बच रहे होंगे उन्हें यहाँ लिखेंगे। ऐसे ही बी डैश निकालना है तो यू में से बी को घटा करके बताएंगे, तो 2 3 5 7 को छोड़ करके जो भी अवयव यहाँ बच रहे होंगे उन्हें हम बी डैश में लिख करके बताएंगे। इसके बाद ए यूनियन बी, तो ए और बी को मिला करके सम्मिलन करके जो भी आंसर आ रहा होगा उसे यहाँ लिखेंगे। अब हमें LHS फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी का होल डैश। तो सबसे पहले ए यूनियन बी हमारे पास है, उनका डैश निकालने के लिए फिर से यूनियन में से ए यूनियन बी का मान घटा लेंगे, तो 2 3 4 5 6 7 8 इन सभी को हटा लेने पर हमारे पास आंसर बचेंगे 1 और 9। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालने हैं, तो ए डैश की जगह ए डैश का मान और बी डैश की जगह बी डैश का मान। आप देख रहे हैं इन दोनों में जो उभयनिष्ठ अवयव दिखाई दे रहे हैं वह केवल 1 और 9 ही हैं, तो इनका आंसर भी 1 9 हो जाता है। तो LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब है सिद्ध हो जाता है जो हमसे सिद्ध कराया जा रहा है। ऐसे ही सेकंड पार्ट है, उसमें यहाँ इंटरसेक्शन और यहाँ यूनियन लेकर के चलना है। फिर से आप इसी तरीके से हल करके देखेंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींच करके बताइए। वेन आरेख चित्रों की मदद से इन्हें प्रदर्शित करके बताना है। पहला पार्ट है ए यूनियन बी का होल डैश। ए यूनियन बी के होल डैश में हमें क्या करना है, यूनियन का मतलब होता है इन दोनों को मिला करके लिखना। अब यदि आप ए को देखें, यहाँ सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स प्रदर्शित किया गया है जो कि यूनिवर्सल समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय को प्रदर्शित करता है, जिसके ही उप समुच्चय ए और बी लिए गए हैं। तब यदि आप ए को छायांकित करके बताएंगे तो ए वाला जो भाग है छायांकित करके यहाँ तक मिलेगा, और यदि हम बी को छायांकित करना चाहें तो बी ये वाला सर्कल प्रदर्शित किया जाएगा। अब यदि आप ए यूनियन बी निकालें तो जो या तो ए में आ रहे हैं या फिर बी में आ रहे हैं, तो यदि हम इन अंदर वाले दोनों सर्कल्स को कम्प्लीटली फिल कर लेते हैं तो वह ए यूनियन बी के मान को प्रदर्शित करते हैं। अब यदि हमें निकालना है इनके कॉम्प्लीमेंट को, तो यदि हम यू के अंदर से जो हमने पहले शेड कर रखा है उसे काट करके बाहर निकाल लें, तो हमारे पास अब यह भाग बच रहा होगा जो हमने छायांकित कर रखा है। तो यही प्रदर्शित किया जाता है ए यूनियन बी के होल डैश का वेन आरेख। ए यूनियन बी, सबसे पहले ए और बी को छायांकित किया, जब उसका डैश निकालेंगे तो यू में से इस भाग को हटा लेंगे जो हमने पहले छायांकित किया था और जो बच रहा है उसे छायांकित करके बता देंगे। नेक्स्ट पार्ट है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालने के लिए सबसे पहले आप देखें ए डैश क्या मिलेंगे। यदि हम पूरे के पूरे यू में से ए को बाहर निकाल लें तो ए को बाहर निकाल लेने पर जो भी भाग बच रहा होगा वो ए डैश होगा। इसके बाद बी डैश निकालने के लिए जो भी पूरा भाग है उसमें से हम बी को बाहर निकाल लें तो जिसको भी आप छायांकित करके रखेंगे वही हमारा आंसर होगा। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में हमें मान ज्ञात करके बताना है। अब आप देख रहे हैं हमें ए डैश वाले मान में क्या प्राप्त हुआ था, ये पूरा भाग छायांकित और साथ में बी छायांकित, लेकिन बी डैश में हमें मिला बी डैश छायांकित किया और ए को हमने बाहर निकाल लिया, फिर से यह सारा का सारा मान जो था। अब यदि हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है तो आप देख रहे थे एक भाग तो यहाँ छायांकित थे और दूसरे बार में यह छायांकित थे, लेकिन दोनों में यह उभयनिष्ठ नहीं थे, जबकि बाहर वाला भाग दोनों में उभयनिष्ठ था। आप इन दोनों के चित्र अलग अलग बना सकते हैं। ए डैश का चित्र अलग बनाएंगे तो ए को छोड़ करके सभी को छायांकित करेंगे, जब बी डैश बनाएंगे तो बी को छोड़ करके सभी को छायांकित करेंगे। तब आप उन दोनों चित्रों में जो भी उन्हें उभयनिष्ठ भाग दिख रहा है उसे फिर से छायांकित करके अपने इस आंसर में लिख सकते हैं। तो वहाँ आपको छायांकित भाग में यह पार्ट मिलेगा जो कि अब इस चित्र में छायांकित करके बताया गया है। थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी का डैश। ए और बी के उभयनिष्ठ भाग का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सबसे पहले ए और बी का उभयनिष्ठ भाग देखें तो ए और बी में दोनों में उभयनिष्ठ भाग यह है जो अब आपको खाली दिखाई दे रहा है। यदि इसका पूरक निकाल के बताना है तो हम इसे छोड़ करके सभी को छायांकित करके बता देंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर होगा
केवल ए इंटरसेक्शन बी के भाग को छोड़ करके सभी भाग को छायांकित करने पर प्राप्त भाग। ऐसे ही ए डैश यूनियन बी डैश निकालना है तो पहले आप ए डैश का चित्र बनाएंगे, ए को छोड़ करके सभी भाग को छायांकित करेंगे। बी डैश बनाएंगे तो बी को छोड़ करके पूरे के पूरे भाग को छायांकित करेंगे और उन दोनों का यूनियन ज्ञात करके बताएंगे। तो दोनों के दोनों में केवल यही भाग उभयनिष्ठ पड़ रहा था, इस उभयनिष्ठ भाग को छोड़ते हुए फिर से आपको यह भाग शेडेड पोर्शन में मिल जाएगा। साथ ही यहाँ एक और तरीका होता है, आप देख रहे हैं ए डैश यूनियन बी डैश। यदि हम डी मॉर्गन नियम के हिसाब से देखें तो इस मान को हम बदल करके लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, क्योंकि डी मॉर्गन नियम के हिसाब से ए डैश अलग हो जाएंगे, इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा और बी डैश यहाँ आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ऊपर वाले चित्र के जैसा ही ये मान आपको मिलने वाला है। अगर आपको ये अच्छे से ड्रॉ करना आ गया है तो आप इस वाले ड्रॉ के हिसाब से अपने आंसर को बता सकते हैं, और अगर आपको ये अच्छे से ड्रॉ करना आया है तो आप इनकी मदद से इसे भी फाइंड आउट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय यूनिवर्सल सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया है। ए उन त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें एक कोण 60 अंश से अलग है, तो ए डैश निकाल के बताना है। ए बराबर दिया है उन त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण तो 60 अंश से अलग है, चाहे एक उसमें 60 अंश रहा हो या नहीं रहा हो। ए डैश निकालेंगे तो नहीं लगा करके बताएंगे उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम की जगह कोई भी कोण 60 अंश से भिन्न नहीं है। अब कोई भी कोण 60 अंश से अलग है ही नहीं, अर्थात सभी के सभी कोण 60 अंश के बराबर हैं, और जिन त्रिभुजों में सभी कोण 60 अंश के होते हैं हम उन त्रिभुजों को समबाहु त्रिभुजों का नाम देते हैं। लास्ट क्वेश्चन बच जाता है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। ए यूनियन ए डैश, ए और ए के डैश में कभी यूनियन आप निकाल करके बता रहे हैं तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ही आपको मिलने वाला है। ये आप प्रॉपर्टीज़ में पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट की जो प्रॉपर्टी थी। फाई का डैश, अब फाई का डैश होता है यूनियन के इक्वल, और इंटरसेक्शन निकालना है ए। अब ए तो उपसमुच्चय है यू के, तो इंटरसेक्शन में ए ही हमें आंसर मिल जाएगा। ए और ए डैश के इंटरसेक्शन में कभी कोई उभयनिष्ठ अवयव नहीं होता है, इसीलिए फाई लिख करके बताएंगे। और यहाँ फोर्थ पार्ट है यू का डैश, यू के डैश का मान फाई होता है, फाई के साथ ए का इंटरसेक्शन निकालना है, यहाँ कोई अवयव नहीं तो इसीलिए इंटरसेक्शन में भी फाई ही हमें आंसर में मिलने वाला है। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।